23 अगस्त 2001 को फ्लाइट 236 टोरंटो से लिस्बन की तरफ उड़ान भरती है। फ्लाइट अटलांटिक ओशन के ऊपर 39,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़ रही थी। तभी अचानक से पायलट्स को पता चलता है कि प्लेन का फ्यूल खत्म हो चुका है। ऐसी सिचुएशन में मौत के सिवाय कोई रास्ता नहीं था। क्या यह पैसेंजर्स से भरी फ्लाइट बच पाएगी या बीच समुद्र में ही क्रैश हो जाएगी? पायलट्स इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। ये बात है 13 अगस्त 2001 की। टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट से फ्लाइट एयरबस A330 को टोरंटो से लिस्बन जाने के लिए रेडी किया जा रहा था। ये 7 घंटे की नॉन स्टॉप फ्लाइट होने वाली थी, इसलिए इसमें 48 मैट्रिक टन फ्यूल डाला गया। रात के करीब 9 बजे यह फ्लाइट 236 उड़ान भरती है, जिसमें 293 पैसेंजर्स और 2 पायलट समेत 13 क्रू मेंबर्स थे। फ्लाइट के कैप्टन 48 साल के रॉबर्ट पीछे थे, जिनको 16,000 हॉर्स का फ्लाइट एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ऑफिसर 28 साल के दीर्घ दजैगर थे। इन्हें भी 5,000 घंटे का फ्लाइट एक्सपीरियंस था, जिसमें से 400 घंटे इन्होंने यही जहाज़ एयरबस A330 फ्लाई किया था। ये जहाज़ उस समय का सबसे बेस्ट जहाज़ था, जो सिर्फ 2 साल ही पुराना था। यानी ना तो पायलट्स में कोई कमी थी और ना ही जहाज़ में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम थी। सभी फ्लाइट चेकिंग होने के बाद पायलट्स फ्लाइट को रनवे पर ले गए और ATC की परमिशन के बाद जहाज़ को टेक ऑफ कर दिया। टेक ऑफ के बाद पायलट्स ने जहाज़ को अटलांटिक ओशन के उस पार लिस्बन की तरफ मोड़ दिया। कुछ ही देर में जहाज़ अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड 39,000 फीट तक पहुंच गया। अमूमन इस तरह की लंबी फ्लाइट्स में पायलट्स का ज़्यादा काम नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर काम ऑटो पायलट सिस्टम ही करता है। पायलट्स सिर्फ सिचुएशन मॉनिटर करते हैं और कंट्रोल टावर को अपनी लोकेशन का अपडेट देते रहते हैं। फ्लाइट 236 को टेक ऑफ किए 4 घंटे हो चुके थे और अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। रात होने की वजह से पैसेंजर केबिन में ज़्यादातर लोग सो रहे थे। जहाज़ अटलांटिक ओशियन के ठीक सेंटर में पहुंच चुका था और यही वो टाइम था जब जहाज़ में सिचुएशन खराब होने लगी। रात के 1 बजे पायलट्स ने इंजन नंबर 2 यानी जहाज़ के राइट विंग में एक एबनॉर्मल रीडिंग नोटिस की। इंजन में ऑनियल का प्रेशर ज़्यादा शो हो रहा था, ऑनियल की क्वांटिटी कम और टेम्परेचर भी लो इंडिकेट हो रहा था। इस तरह का एरर पायलट्स अपने करियर में पहली बार देख रहे थे। उन्होंने तुरंत फ्लाइट मैनुअल खोला और इस अजीब एरर के बारे में जानने की कोशिश की। नॉर्मली जब जहाज़ ऑपरेशनल होता है तो वक्त के साथ ऑनियल टेम्परेचर भी बढ़ता है, लेकिन यहाँ तो लो टेम्परेचर इंडिकेट हो रहा था, जो किसी भी तरह नॉर्मल नहीं था। उनको फ्लाइट मैनुअल में इस एरर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। पायलट्स ने कनाडा में एयर ट्रांजिट के मेंटेनेंस यूनिट से कांटेक्ट किया और उनको इस एरर के बारे में बताया, लेकिन मेंटेनेंस यूनिट को भी इस एरर के बारे में जानकारी नहीं थी। उन्होंने पायलट्स से कहा कि वो इस एरर को मॉनिटर करते रहे और कुछ ही देर में वो उनसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे। हालांकि जहाज़ के राइट इंजन में ऑनियल की फॉल्टी रीडिंग शो हो रही थी, लेकिन जहाज़ में किसी किस्म का कोई मसला नहीं था। पायलट्स ये सोचकर रिलैक्स हो गए कि शायद कोई फॉल्टी सेंसर ऑनियल की गलत रीडिंग दे रहा है। लेकिन आधे घंटे के बाद कैप्टन के सामने एक और एडवाइजरी मैसेज डिस्प्ले हुआ। ये मैसेज फ्यूल से रिलेटेड था। देखिए, कमर्शियल एयरलाइंस का फ्यूल उनके विंग्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ये नोटिस किया गया कि फ्लाइट 236 के दोनों विंग्स में एक समान फ्यूल नहीं है। राइट विंग में फ्यूल की क्वांटिटी लेफ्ट विंग के मुकाबले में कम थी। अब वैसे तो ये प्रॉब्लम भी इतनी सीरियस नहीं होती, क्योंकि इस प्रॉब्लम को फ्लाइट के दौरान ही फिक्स किया जा सकता है। कैप्टन ने इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्रॉस फीड वाल्व खोल दिए, जिससे लेफ्ट विंग से फ्यूल राइट विंग में जाना शुरू हो गया और मिनटों में ही वापस दोनों विंग्स में फ्यूल की क्वांटिटी बराबर हो गई। इस बात को अभी 10 मिनट ही हुए थे कि कैप्टन को लो फ्यूल की वार्निंग दिखना शुरू हो गई। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे कोई भी पायलट फेस नहीं करना चाहता, और वो भी पैसेंजर्स से भरे हुए जहाज में। पायलट्स ने देखा कि राइट विंग में दोबारा से फ्यूल कम हो गया है और अब दोनों विंग्स को मिलाकर भी इतना फ्यूल नहीं बचा है जिससे लिस्बन पहुंचा जा सके। अटलांटिक ओशियन के बीचों बीच प्लेन को डाइवर्ट करने के ज्यादा ऑप्शन भी मौजूद नहीं थे। इसके पास एक ही ऑप्शन था और वो था अज़ोरेस आइलैंड। ये आइलैंड अटलांटिक ओशियन में मौजूद पुर्तगाल टेरिटरी का हिस्सा है, जहां एक एयरपोर्ट है। कैप्टन ने जल्दी से सेंटा मारिया ATC से संपर्क किया और उन्हें बताया कि वो इस एयरपोर्ट पर फ्यूल शॉर्टेज की वजह से लैंड करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक
पायलट्स को भी ये कंफर्म नहीं था कि वो इस एयरपोर्ट तक पहुंच भी पाएंगे या फिर उनको ओशियन में ही लैंड करना पड़ेगा। इस वक्त जहाज में 7 टन फ्यूल बचा था, यानी करीब 700 केजी। देखने में तो ये बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन असल में ये A330 की फ्यूल कैपेसिटी का सिर्फ 6% था, और वो भी बहुत तेज़ी से कम हो रहा था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर फ्यूल इतना कम क्यों हो रहा था? क्या इस बार भी कोई फॉल्टी सेंसर गलत रीडिंग दे रहा था, या फिर असल में फ्यूल की कमी थी? फ्यूल के कम होने की सिर्फ एक वजह हो सकती थी कि कहीं ना कहीं से फ्यूल लीक हो रहा हो। ये पता लगाने के लिए कैप्टन ने फ्लाइट क्रू को इंस्ट्रक्शन दी कि ट्रेलिंग एज यानी विंग के पिछले हिस्से को मॉनिटर करे। लेकिन अंधेरे की वजह से क्रू मेंबर को फ्यूल लीक के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। अब कंडीशन ये थी कि हर 5 मिनट में 1 टन फ्यूल खत्म हो रहा था। कैप्टन को अब क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं से फ्यूल लीक जरूर हो रहा है। उनके पास अब सिर्फ 25 मिनट का ही फ्यूल बचा था, जिससे टरसेहरा एयरपोर्ट तक भी पहुंच पाना मुमकिन भी था। इस दौरान कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर लगातार मेंटेनेंस यूनिट और एटीसी से कांटेक्ट में थे। मेंटेनेंस यूनिट ने कैप्टन को इंस्ट्रक्शन दी कि वो फ्यूल लीकेज को कंफर्म करने के लिए जहाज को 43,000 फीट से 20,000 फीट तक लेकर जाए, पर कैप्टन ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि पायलट का मानना था कि अगर फ्यूल लीकेज कंफर्म भी हो गया तो जहाज को वापस ऊपर लेकर जाना पॉसिबल नहीं होगा। एटलीस्ट अभी उनके पास 39,000 फीट्स पर ग्लाइडिंग का ऑप्शन तो बाकी है। अगले कुछ ही मिनटों में सारे डाउट क्लियर हो गए जब जहाज के राइट इंजन में आग भड़क उठी। ये देखकर जहाज में अफरा तफरी मच गई। जहाज में अब 4.5 टन फ्यूल और सिर्फ एक इंजन बचा था। इस एक इंजन पर जहाज का क्रूज करना पॉसिबल नहीं था, और अब धीरे धीरे जहाज का एल्टीट्यूड कम होना शुरू हो गया। दूसरी तरफ टरशहरी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। फायर ट्रक और इमरजेंसी क्रू ने हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी। जहाज जो अभी भी टरसेहरा एयरपोर्ट से 240 किलोमीटर दूर था, उसमें अब सिर्फ 600 केजी फ्यूल बचा था। इतने में वही हुआ जिसका डर था। जहाज का लेफ्ट इंजन फुल थ्रस्ट पर चलने की वजह से चल गया, और अब फ्लाइट टू 30 सीक्स बिना इंजन के अटलांटिक ओशन के ऊपर ग्लाइड करने लगी। यहां पर कैप्टन का जहाज को 20,000 फीट तक ड्रॉप ना करने का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। दोनों इंजन बंद होने की वजह से अब जहाज के अंदर अंधेरा छा गया, क्योंकि इंजन की वजह से ही जहाज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम चलता है। अब किस्मत अच्छी थी कि जहाज का ऑटोमेटिक टरबाइन सिस्टम बाहर निकल आया, जो कि एयर स्पीड से सिर्फ इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है कि कॉकपिट के इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स चल सके। अब टरसेहरा एयरपोर्ट 120 किलोमीटर दूर था। जहाज 30,000 फीट तक नीचे आ गया था, और कैप्टन को यह डिस्टेंस सिर्फ ग्लाइड करके पार करना था। पैसेंजर केबिन में अंधेरे में एक खौफ बन गया, जो शायद किसी आफत का इशारा दे रहा था। सबसे बुरी बात यह थी कि अगर जहाज एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाया तो उसको ओशियन में ही लैंड कराना पड़ेगा। इसी वजह से क्रू मेंबर्स ने पैसेंजर्स को पानी में लैंडिंग के हवाले से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। लेकिन ओशियन में लैंडिंग हर तरह से खतरनाक होती है, क्योंकि अगर पैसेंजर्स इम्पैक्ट से बच भी गए तो वे पानी में भी डूब सकते हैं, और अगर पानी में नहीं भी डूबे तो वे ठंडे पानी की वजह से हाइपोथर्मिया की वजह से मर सकते हैं। अब नॉर्मली बिना इंजन के पैसेंजर प्लेन को ग्लाइड करना बहुत मुश्किल होता है। सब कुछ प्लेन के पिच कंट्रोल पर डिपेंड था, जिसको पायलट मैन्युअली लिवर से कंट्रोल कर रहे थे। जहाज का एल्टीट्यूड 20,000 फीट पर मिनट के हिसाब से ड्रॉप हो रहा था, यानी अगले 15 मिनट में या तो जहाज एयरपोर्ट पर पहुंचेगा या फिर ओशियन में। जब प्लेन का डिस्टेंस टरसेहरा एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर रह गया था, तब इसका एल्टीट्यूड 13,000 फीट था, और नॉर्मली इतने डिस्टेंस पर एल्टीट्यूड 3,000 फीट पर रखना होता है। अब अगर यहाँ पायलट ने नोज डाइव करके अपना एल्टीट्यूड कम किया तो प्लेन की स्पीड बहुत तेज़ हो जाएगी, और इस सिचुएशन में क्रैश लैंडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए पायलट ने जहाज को वही एक 360 चक्कर लगवाया। इससे प्लेन और एयरपोर्ट के बीच डिस्टेंस तो उतना ही था, लेकिन इसका एल्टीट्यूड 5,000 फीट तक ड्रॉप हो चुका था। ये एल्टीट्यूड अभी भी ज़्यादा था, पर इतना ज़्यादा भी नहीं कि एक और 360 चक्कर लगवाया जा सके। इसलिए पायलट ने जहाज की पोजीशन रनवे की तरफ कर दी और कुछ एस टर्न्स लगाए।
एस टर्न्स की वजह से जहाज का रनवे से डिस्टेंस बढ़ गया और उसका एल्टीट्यूड कम करने का टाइम मिल गया। नॉर्मल हालात में लैंडिंग के वक्त फ्लैप्स ओपन रखे जाते हैं, जिससे ड्रैग पैदा होता है और इंजन थ्रस्ट बढ़ा दिया जाता है, जिससे प्लेन की नोज ऊपर हो जाती है। लेकिन फ्लाइट 236 के पास इंजन थ्रस्ट तो था नहीं, इसलिए यह लैंडिंग नॉर्मल लैंडिंग बहुत अलग और बहुत खतरनाक होने वाली थी। पायलट के पास प्लेन लैंड कराने का सिर्फ एक ही चांस था। आखिरकार प्लेन एक जोर के झटके से रनवे पर लगा और 12 में से 8 टायर वर्स्ट हो गए। प्लेन को रोकने में थोड़ी मुश्किल तो जरूर आई, लेकिन फाइनली पायलट ने उसे रोक ही लिया। प्लेन के रुकते ही उसके लैंडिंग गियर में आग भड़क उठी, जिस पर एयरपोर्ट क्रू ने तुरंत काबू पा लिया। फ्लाइट 236 इतिहास का वो पहला और आखिरी पैसेंजर प्लेन था जिसने बिना इंजन के सबसे ज्यादा समय तक ग्लाइड करने का रिकॉर्ड बनाया। राइट इंजन में फ्यूल लीकेज के हवाले से जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि टोरंटो में टेक ऑफ से पहले मेंटेनेंस क्रू ने इंजन का एक पार्ट चेंज किया था, लेकिन वो पार्ट किसी और प्लेन का था। लूज फिटिंग की वजह से उसमें वाइब्रेशन शुरू हुई, जिसने करीब से गुजरती फ्यूल लाइन को वर्स्ट कर दिया। इस घटना के बाद ही एयरबस फ्लाइट्स में एक नया सिस्टम इंस्टॉल किया गया, जिससे फ्यूचर में पायलट्स को फ्यूल लीकेज का पता चल सके। 1 साल बाद कैप्टन रॉबर्ट पिसे और फर्स्ट ऑफिसर डीक दिगर को एयरबस A330 पर डेड स्टिक लैंडिंग परफॉर्म करने के लिए सुपीरियर एयरमैनशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। आशा है कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।